हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाए। तो दोनों हाथ लगाओ ऐसे वीडियो बन रही है ना। भाई जो नीचे बैठ सकते हैं मैंने एक बार कहा था 5 मिनट देखे थे, बाकी हाथ जोड़ ले और याचना करेंगे बुद्ध के लिए। ओकाश बंदानी बनके द्वारते अपराधन खब्दुले बनते तत्यपि ओकाश बंदानी बनते द्वारते मयागतन शब्दन अपराधन खब्दुले बनते ओकाश एवं बनते कृष्ण सह पंचशीलन धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं ते तुम्हें बनते तद्यपि ओकाश एवं बनते कृष्ण सह पंचशीलं धम्मं याचामि दीपेकम गंधरा हिलोक दीपम समुद्रम पूजयामि तमोदम सुगंधकार परमानंद गुणगंधरम गंधे पूजयामि तथागतम बुद्धं धम्मं च संगं सुगंधं वबोधात्मे धावते लंकाय दीपे निरस्वरवने नालोके जितुपे सभ्ये बुद्धस्विन्ने सकल दर्शे के श्लोमागवन्नहं चेतन सत्वं सत्पठानेषु शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्य रूपे विष्णु वासपारि विद्यमाका पत्तोत्तम बोधपात्म इमे हेते महाबोधि लोकनाथे पूजिता अहं ते नमस्यामि बोधराजा नमस्ते सविदं तत्ते कथा अभी तथा लोक विधुवनोत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचपन्ना च बुद्धा एहिं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम्। भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की जय। और सभी अपने अपनी जगह अनेच्छा वसंकारा उपाध्याय विधमेनो बज्जत्व अनवजन्ति तेज ओम समो सुगो चक्षुरो के दुःखम सच्चम लाभो लाभो यशो सुनंदा वसंसा। आप ये पानी लेके और ये संगदानी ना करें उसके चक्कर में। हाँ नहीं, काम खत्म नहीं होगा, ये काम खत्म नहीं होगा ये। हाँ, संगदान करने के बाद आप यहाँ बैठेंगे, जो दान आप कर रहे हैं, चाहे 1 रुपया कर रहे हैं, चाहे 10 रुपये कर रहे हैं, उसकी कोई सीमा पे जरूर करेंगे। जो आपकी स्वेच्छा से दान करें, वो कोई जबरदस्ती नहीं होती दान करना। माता जी का दुपट्टा कोई नहीं इमोशनल नहीं हुआ करते माता जी, तो सबको जाना है। अनिच्छा व संखारा जिन्होंने जन्म लिया है उनको जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपके लिए बहुत प्यार दिया और अब तक देते रहे, और आपके बेटे हैं और आपके पुत्र वधू हमारे परिवार की ओर से और अपनी ओर से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक विश्वास के साथ यहाँ से जाएंगे कि जो कार्य माननीय मूलचंद साहब ने समाज के लिए किया, खासतौर पर बामसेप के रूप में विकसित करने में किया, उनके इस कारवां को आगे बढ़ाने में हम अपना पूरा का जीवन और अपने बामसेप का कार्य को समर्पित करेंगे। ये श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम इसको नहीं देखते, हम केवल उनके विचारों को आदान प्रदान के रूप में इसको देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और उसके विचारों को लोगों तक लेके जाना है तो ज़रूरी है
कि उनके माध्यम से किए गए कार्यों के लिए एक संगोष्ठी का रूप दिया जाए, तो उसी कड़ी में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बामसेप ने पूरे देश में यह निर्णय लिया है क्योंकि बामसेप के रूप में विकसित करने में जो मान्यवर मूलचंद साहब और उस समय के मान्यवर काशीराम के साथ के जितने भी सम्मानित व्यक्तित्व रहे हैं, उनमें मुख्य स्थान मान्यवर मूलचंद साहब का भी रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बामसेप के द्वारा या बामसेप के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक लेके जाना। तो मैं पुनः इस सभा में उपस्थित साथियों से यही अपील करूंगा कि बामसेप ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने इसका प्रस्ताव पारित किया है कि हम पूरे देश के जितने भी राज्य हमारे साथ काम करते हैं और खासतौर पर पूरे भारत के कोने कोने में हम इनके इस तरीके सभाओं का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मान्यवर मूलचंद साहब के कार्यों को हम आगे लेके जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पद चिन्हों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से एक स्थान समाज के बीच में बना के जाते हैं। उसी कड़ी में हम मान्यवर मूलचंद साहब को देखते हैं। हमारे लिए वो एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं है, एक आदर्श के रूप में, एक विचार के रूप में है। उनके कार्यों को अगर गिनवाएं तो उसकी संख्या बहुत सारी है, लेकिन मैं चुनिंदा बातों की बात करता हूँ। जब बामसेप को मैंने ज्वाइन किया और बामसेप को ज्वाइन किया मैंने 1991 में, तो मेरी मुलाकात तो उनकी रुड़की यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में SP आर्य जी के साथ हुई थी। और जब से 91 से मैं बामसेप में जुड़ा तो बामसेप में आने के बाद एक जीवन बदल गया। जीवन बदलने का अर्थ निकलता है कि व्यक्ति के अंदर विचारों का सर्जन होना शुरू हो गया और उन विचारों के माध्यम से एक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़े। मैं बामसेप को भी केवल एक संगठन नहीं देखता। कुछ साथी बामसेप के बारे में, उसके विघटन के बारे में विचार करते रहते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि बामसेप को संगठन के रूप में ही मत देखो, उसके विघटन के रूप में मत देखो, उसके संस्थागत तौर पे जो विचारों का जो प्रचार प्रसार आदान प्रदान वो व्यवस्था करते हैं, संस्था करते हैं, उस रूप में देखो। हम केवल इसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखते हैं। हम इसमें शामिल होते हैं और यहाँ पे अपने आप को सीखते हैं कि हम इस मानव कल्याण के हित में अपने आप को कैसे विकसित करें और अपने विकारों को कैसे दूर करें, जिससे कि ये भारत प्रबुद्ध भारत बन सके, ये भारत बुद्ध के सपनों का भारत बन सके, ये भारत बाबा साहब के सपनों का भारत बन सके, जहाँ पे सभी लोग सभी सुखी हों, कोई दुखी ना रहे, सबके साथ समान अवसर बने। उसी कड़ी में इन विचारों को हम देख रहे हैं। तो आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण शुरुआत है। मैंने अपने साथियों से अपील किया है कि हम अब एक नई दिशा में बामसेप की ओर जा रहे हैं। दिशा इन द सेंस कि कोई भी समाज विकसित होगा तो केवल वह अपने शिक्षा के माध्यम से होगा। इसलिए बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे के साथ आपको आगे जाना है। अगर तथागत बुद्ध ने भी इस देश को, इस विश्व को एक रास्ता दिया है कि सुखी रहने का रास्ता इस जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, तो वो रास्ता भी ज्ञान के माध्यम से ही होगा। तो बेटी के माध्यम से जो सर्जन किया है बामसेप ने, जिसके द्वारा देश में स्कूल खोले जा रहे हैं, उसी के माध्यम से हम तथागत बुद्ध के विचारों को भी आके लेके जाएंगे। और उस कड़ी में, उन स्कूलों में हम अपने जितने भी बामसेप के साथी रहे हैं, सम्मानित साथी हैं जो वर्तमान में हैं और जो फिलहाल निर्माण प्राप्त कर चुके हैं, उन सब के विचारों को हम सार्थक करेंगे, अपने बच्चों के माध्यम से भी उनको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। इसलिए इस कड़ी में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। इसका हल्के में मत लेना है, इसको हमें एक विचार की कड़ी के रूप में लेके चलना है। तो मान्यवर मूलचंद साहब, क्योंकि बामसेप ही सर्वोपरि है हमारे लिए, और बामसेप सर्वोपरि होने के नाते जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो बामसेप की सुप्रीम बॉडी में लिए जाते हैं। उसी कड़ी में निर्णय लिया गया था कि इंसाफ का गठन किया जाए। उसके हेड बनाए थे मान्यवर मूलचंद साहब। तो इंसाफ को पूर्ण रूप से समाज में ले जाने का कार्य मूलचंद साहब जी के पास था। उन्होंने उसको बखूबी निभाया। बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बामसेप में कोई पदाधिकारी रहता नहीं है, फिर अन्य विंग में काम करता है, तो उन्होंने इंसाफ के माध्यम से इंसाफ समाज को दिया जाए, उस पर बहुत काम किया। और आज इंसाफ पूरे देश में अपने पहचान रखता है। उसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और दोबारा एक मीटिंग कॉल करके उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है, कोई भी पत्रिका एक समाज की एक सजगता का प्रमाण होती है। उसमें बामसेप ने मुखता, इससे पहले बहुजन आंदोलन, मुखता पत्र, ऐसे बहुत सारे पत्र निकाले गए हैं, लेकिन बामसेप के द्वारा जो बहुजन संघर्ष है, बहुजन आंदोलन के पत्र थे, उनको एक समग्र रूप में, एक पत्रिका के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो मान्यवर मूलचंद साहब को जाता है, और जिसका नाम हमने मुखता रखा। तो बामसेप के निर्णय के अनुसार मुखता का भी निर्माण किया गया था, जिसके मुख्य संपादक और संचालक, इवन देन जो सारा कार्य था वो मान्यवर मूलचंद साहब ने बखूबी निभाया, जो बामसेप के लिए प्रेरणा का विषय है। उनके संपादकीय को देखें
या उनके विचारों को देखें तो हम केवल मुखोक्ति के माध्यम से उसको स्टडी और महत्वपूर्ण तौर पर आगे लेके जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि जो थोड़ी बहुत ही कड़ियाँ बीच में टूटी हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं दिल्ली प्रदेश के साथियों से अपील करूंगा कि एक बैठक करें, वापस बैठें कि इनके महान विचारों को कैसे और आगे लेके जाना है। तो मुखोक्ता, इंसाफ, ये कड़ी को दोबारा जोड़े और पुनः उसको विकसित करने का प्रयास करें कि सारे मिलकर चले। यही मूलचंद साहब जी का सपना भी था कि बामसेब के रूप में, जो अलग अलग संघ के रूप में, बामसेब का बैनर एक ही होता है, नंबर भी एक ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और विकसित भी इसे होते हो। लेकिन क्या कारण है कि आप अपने पर्सनल एजेंडे को स्थापित करने के लिए, आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और मुखोक्ता के माध्यम से जो उनके विचार थे उनको लोगों तक लेके जाएं। तो बामसेब के रूप में, क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, उनको महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि यही होगी मानव मूलचंद साहब को कि जो उन्होंने गुलदस्ता, जो उन सब लोगों ने मानव आश्रम के बाद इस बामसेब का गुलदस्ता बनाया और जिसके द्वारा जिसकी सुगंध पूरे विश्व में फैली हुई है, उस गुलदस्ते की खूबसूरती को बना के रखना ये हमारा कर्तव्य बनता है। कुछ लोग उसको एक पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि श्रद्धांजलि के रूप में, विचारों के रूप में इसको लेना है। और हम चाहते हैं कि बामसेब इस समाज का जो नेतृत्व कर रही है वो बेहतर तरीके से करे। इसलिए तथागत बुद्ध के संघ के रूप में देखें, अभी हमारे भंते साहब ने एक विशेष बात कही है और मैंने पहले भी कहा था, मैं क्योंकि मुझे वापस जाना है और मुझे अपनी गाड़ी को लेकर निकलना है जस्ट अभी दिल्ली से, तो समय कम था, लेकिन मैंने प्राथमिकता के तौर पे देखा कि जो शुरुआत देश के लिए की जा रही है इस सभा के माध्यम से, वो एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा और बामसेब के साथ इससे प्रेरणा लेंगे और उस प्रेरणा को लेते हुए हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें बहुत दूरी तय करनी है, अभी तो हमारी शुरुआत ही ये देखा जाए, हम हर बार नई शुरुआत में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब सफलता में हमेशा मिलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग सोचते रहते हैं। बामसेब का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता है। मैं पुनः अपने साथियों से अपील करूंगा कि जो लोग रिटायरमेंट, केवल नौकरी से रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन उनके पास विचारों का एक खजाना है, उनके पास उनका व्यक्तित्व है, मैं अपील करूंगा, करबद्ध अपील करता हूं मैं फिलहाल इस मंच से कि प्लीज़ आप अपने दायित्व को समझें। अगर थोड़ा बहुत कोई विचार विमर्श में कोई रहा होगा, कोई रुकावट रही होगी, तो मैं पुनः इस मंच के माध्यम से, इस श्रद्धांजलि के सभा के माध्यम से मानव मूलचंद साहब के सपनों के भारत के रूप के मैं आपसे अपील करता हूं कि आप पुनः बैठें और अपनी एनर्जी को इस एकजुटता के साथ समाज को बदलने में हेल्प करें। बामसेब इस देश के परिवर्तन में आगे बढ़ रहा है। बामसेब इस देश के प्रत्येक गांव में स्कूल खोलने की योजना पे आगे बढ़ चुका है। बामसेब इस देश के लीगल जो प्रोसीडिंग है, मैं बात कर रहा था, जो न्याय नहीं मिलता गांव के लोगों को, उसको न्याय देने की ओर पूर्ण रूप से चिंतित है। हम केवल भाषण तक सीमित नहीं है, हम उसकी क्रियाविधि को क्रियान्वित करना चाहते हैं कि वास्तव में समाज का नेतृत्व आप गाँव जाके करें और गाँव जाने के अभियान के तहत आप इसको बढ़ाने में सहायता करेंगे। मैं पुनः सबसे इस अवसर पर मानव मूलचंद साहब के चरणों में पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस विश्वास के साथ कि जो कार्य उन्होंने हमें दिशा दी, क्योंकि उनके द्वारा ही मैं प्रशिक्षित भी हुआ, ट्रेनिंग भी उन्होंने ही मुझे दी है। इनके अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बागेश्वर, मेरे साथी बेटे आर सिंह जी, बागेश्वर बहुत दूर पड़ता है, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, उत्तराखंड की जर्नी भी उन्होंने की है। एक एज के बाद भी पहाड़ों में उन्होंने यात्रा की है। इनका मतलब सपना कितना ऊंचा था। हम इनको वास्तव में दिल से, हृदय से इनको वैसे नहीं करते, हम इनका सम्मान भी करते हैं। केवल सम्मान नहीं करते, इनके विचारों को अपने में जीवित रखते हैं। तो यदि आज मैं हूँ तो मैं मानव मूलचंद साहब के द्वारा विकसित करने वाले आदर्श पे हम लोग आपके सामने खड़े हैं। उस कड़ी में मानव वीपी सिंह साहब भी उनके साथ उत्तराखंड की यात्रा में आए, वो आज ही बैठे हैं, मेरे से पूर्व अध्यक्ष हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सीपी राव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से अभी इन्होंने काम किया, लेकिन अभी इन साहब को देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से कि पुनः एक साथ बैठ के अपने ज्ञान से, अपने नेतृत्व से इस कड़ी को पुनः जोड़ने में सहायता करेंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। उनके साथ के बैठे हैं अपने, मैं आपसे यही कहूँगा कि संविधान न तो खत्म होगा और हाँ, बदलने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन यदि आप विचारों को खत्म कर देते हैं तो संविधान भी खत्म हो सकता है, ये इसका प्रमाण है। इसलिए उन विचारों को जीवित रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा और मेहनत करनी होगी। मैं आपसे पुनः एक अपील के साथ, संदेश के साथ कि आइए इस भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए बामसेब के सदस्य बने और बामसेब को की छत के नीचे हम सब प्रेरणा लें और बामसेब को अपना आदर्श माने। हमारे समाज की कमी यही है कि हम संगठन को आदर्श नहीं मानते, केवल व्यक्ति विशेष को आदर्श मानना शुरू। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है
और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। दूसरा सर, बाबा साहब के सम्मान में, तेरे लिए दुनिया में एक इंसान भीम था। सर सच्चाई है बिल्कुल ये, तेरे लिए दुनिया में एक इंसान भीम था और छाती से लगाया तुझे दयावान भीम था। तेरे लिए दुनिया में एक इंसान भीम था और छाती से लगाया तुझे दयावान भीम था। सब रास्ते बता गया विद्वान भीम था, और तू मान चाहे ना मान तेरे लिए भगवान भीम था। संघर्षों के साथ में हमें जानकारी देने का काम करती रही। वो मुख वक्ता पत्रिका आज भी हमारे बीच में है, जिनका जो है माननीय मूलचंद जी ने शुरुआत की। इसके साथ साथ इस देश के अंदर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के साथ चलने के लिए अनुग्रहित करने वाले माननीय मूलचंद जी मेरे गुरु बने। इस देश के अंदर बहुजनों के जितने भी महापुरुष हुए उनके बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने इस देश के अंदर कैडर कैंप लगाए। कैडर कैंप में वो प्रशिक्षक बने। हम लोगों को भी उन्होंने जो है प्रशिक्षक बनाया, और उन्होंने बदौलत ही हम तथागत गौतम बुद्ध को जान पाए, बाबा साहब को जान पाए तथा महात्मा फूले को जान पाए, यानी कि जो महापुरुष हैं उनको जान पाए। और आज हम बुद्ध के बारे में जान पाए कि वो हमारे अपने समाज के थे, इस वर्ग के थे, इस बहुजन समाज के थे। लेकिन साथियों, जिस तरीके से इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, और वही महामानव कहलाते हैं। तो इन्होंने हमको जानकारी दी। हमने भी अपनी बेटी की शादी भी बहुत रीति से की, और उसको करते हुए हमको जो अनुभव हुआ उससे हमें प्रेरणा मिली कि वास्तव में वही रास्ता इस देश के लिए, इस दुनिया के महामानव के लिए अच्छा रास्ता है, इस पर हमें चलना चाहिए। तो मैं तो अपनी बात ज़्यादा ना कहते हुए बाबूजी को एक सच्चे सम्राज्ञी के रूप में एक ही कसम खाते हुए कि इस देश के अंदर जो आपने बुद्ध का रास्ता दिखाया है उस पे चलकर उसको जो है लोगों को बताते हुए हम अपना आगे का जीवन समर्पित करेंगे। जय भीम, जय भारत। काम से और जो भी राष्ट्र के बाबूजी के पास लेखन करता है, सबसे बड़ा लेखन का कार्य होता है किसी बात को कहने का तरीका होता है, तो बहुत लोग पढ़ते हैं। बाबूजी ने अपने सामाजिक जीवन में कुछ ही काम करते हुए जो लेखन कार्य किया, मुकद्दर पत्रिका निकाला, कई हजार पत्रिका जो पूरे देश में जाती है, ये एक बहुत साहसिक कार्य रहा। रिटायरमेंट के बाद बाबूजी साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसमें हम लोग भी उनके साथ रहे। उसके बाद उन्होंने एक संगठन और बनाया रहते हैं बांसुरी में संसवास भी लिखे बड़े लोगों की देन थी कि वो देश में काम करेगा और बांसुरी की तरह तो समझाने का प्रयास करेगा कि बांसुरी संस्था एक गन्ने की मील की तरह है। जब कोई गन्ना मील में जाता है तो लोग गन्ने का मील बोलते हैं, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट कितने हैं उसको जानते तो लोग हैं लेकिन समझते कम। गन्ने से चीनी, जीरा, खोई और बहुत सारी चीज़ गन्ने की पैदावार से पैदा होते हैं। ठीक इस तरह बांसुरी संगठन में यदि हम धर्म की ओर चलते हैं तो बुद्ध धर्म को समझाने का काम अप्रत्यक्ष रूप में बांसुरी के लोगों ने किया। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी उतना काम नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध की जानकारी देना और सामाजिक की जानकारी देना
जब तक दोनों चीज़ बताई जाएगी आप लोग क्यों नहीं बोल सकते। जब तक इस देश की सामाजिक व्यवस्था में कितना वो चीज़ की भावना है वो आप जब तक कैडर के माध्यम लोगों को नहीं बताएंगे बुद्ध क्यों नहीं बोल सकते। वहाँ से लोगों को और बाबू मोर्चा जी ने तो अपने यहाँ रहते हैं तो बिहार में वहाँ एक बुद्ध विहार का निर्माण के साथ ही साथ करवाए। वो साधु के पात्र हैं, उनकी फैमिली यहाँ बैठी है और जो काम बाबू मोर्चा जी ने किया है उन्होंने जितने हम जैसे लोग संगठन के 2 रुपये तक किए बहुत हजारों लोग हैं पूरे देश के अंदर। तो संस्था का काम होता है, लीडरशिप का काम होता है कि वो अपना उत्तराधिकारी पैदा करें। जो संगठन के लोग, क्या वो धार्मिक लोग हो, सामाजिक लोग हो या पॉलिटिकल लोग, यदि वो अपना उत्तराधिकारी पैदा नहीं करते, अपने उस बिजनेस को चलाने वाले लोग पैदा नहीं करते तो संगठन मर जाता है। लेकिन बांसुरी के लोग, बांसुरी के बड़े अधिकारी लोगों ने अपने उत्तराधिकारी पैदा किए, उनको समझाया है। और सबसे बड़ी बात यह है बांसुरी के माध्यम से कि इस देश के अंदर जिसको बिल्कुल ऐसा कहते कि सर्विस वाले लोग तो निकम्मे हो, वो घर से दफ्तर से घर अपने बच्चों को खेलते, उन्हीं को तैयार किया करने के लिए धन, ज्ञान और समय, ये 3 चीज का होना बहुत जरूरी है सही संगठन कराने के लिए। तो सरकारी कर्मचारी के पास समय है, उसके पास धन है और उसके पास ज्ञान देने की क्षमता है। तो बांसुरी को ऐसे खड़ा नहीं किया। आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे और भी हों जिन्होंने इसको काम करके बढ़ाया है। मैं पिछली बार में रिपोर्ट में आया था तो भाई मंगरा तो एक पूरा हॉल खाता करता रहा था, तो ज़्यादातर महिलाएं, एक दोस्त महिलाओं को देखते हैं लोग कि महिलाएं उसको समझ नहीं पा रही है कि हम बदलाव क्यों रहना चाहिए, वही ज़्यादा हिंदुत्ववाद की ओर दौड़ रही है। यदि वो समझ जाए तो आज 50% या 80% लोग इस देश के अंदर बुद्ध कार्य को मुड़ेंगे। यदि हम पुराने धार्मिक संस्कारों को छोड़ करके एक ही संस्कार को अपनाने से बुद्ध धर्म की ओर करते हैं तो आपका समय बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी बुद्धि बचती है, इसलिए आपका डर निकलता है। इसलिए डर से निकालने के लिए आपको बुद्ध की करने की जरूरत है। और बाबा बुद्ध जी का मैं जिक्र करूँगा कि यदि कोई शादी हुआ और बुद्ध जी से नहीं हुआ तो बाबा बुद्ध जी शादी में देंगे, क्या वो किसी की भी शादी हो परिवार में, रिश्तेदार में, उन्होंने उस शादी को अटेंड नहीं किया तो बुद्ध की से नहीं हुई। तो ऐसे लोगों की प्रेरणा की आवश्यकता है देश में। यदि आप आज देश को परिवर्तित करना चाहते हैं और इस देश के अंदर अभी चल रहा है कि भारत के संविधान की परिवर्तन होने की आशा है, यदि उसे रोकना चाहते हैं तो अपने विचारों के संस्कार के लोग देश के अंदर पैदा करने पड़ेंगे। यदि आप उसमें कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप हम बाबा साहब के संविधान को भी और जो महापुरुषों से हमने सीखा है उनके विचारों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। होगी, लेकिन वाम सेब से पहले कोई संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी बहुजन समाज की, और बहुजन समाज वाम सेब को ही वाम सेब के माध्यम से ही जुड़ पाया। ये जीता जागता उदाहरण आप सबके बीच में है। आप इसको प्रैक्टिकल करके और अनुभव करके देखेंगे तो आपको भली बात ही पता लग जाएगा। इसमें एक क्षण भर भी आप मंत्रणा करके देखें तो आपको भली बात ही पता लग जाएगा कि यहाँ संगठन ने कुछ काम किया है, जो देश में इतनी जागृति और इतनी क्रांति आई है। मैं बाबू मूलचंद जी से कम पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं वो जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वो पूरी तरह समर्पित रहे। साथियों, जब वामसेब की स्थापना हुई तो वामसेब की स्थापना में उनका बहुत अग्रणीय योगदान रहा। काशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया और मैं आज ऐसे अनेक लोगों को बता सकता हूं जो बाबूजी से जूनियर थे और बौद्धिक क्षेत्र में कुछ नहीं जानते थे और फील्ड में काम करने का उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन वो जब माननीय काशीराम जी के संपर्क में आए और बाबा साहब के मिशन के संपर्क में आए, वो लोग जो बाबूजी से जूनियर थे, मैं उंगलियों पर गिन करके बता सकता हूँ, बहुत से लोग एमएलए हो गए और एमपी हो गए, ज्यादातर लोग।
जो बाबूजी के समय में प्रारंभ से जुड़े हुए थे, उनमें बहुत से लोग MP हो गए और MLA हो गए, लेकिन बाबूजी समर्पित होकर के न तो उनको राजनीति का आकांक्षा रही और न राजनीति में उन्होंने कोई हापादापी की। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, बाबूजी ने कभी राजनीतिक क्षेत्र में हापादापी नहीं की कि मैं MP बनूं या MLA बनूं। अगर वो उस क्षेत्र में भी कोशिश करते तो वो आज अगर MLA MP बन गए होते तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में ये 50 आदमी इकट्ठे नहीं होते भैया, फिर उनकी सभा में कम से कम 500 आदमी तो इकट्ठे होते ही। लेकिन मुझे दुख होता है कि ऐसे समर्पित लोगों को समाज कोई तवज्जो नहीं देता। आखिर क्यों? एक व्यक्ति 82-83 साल की उम्र में सारे जीवन भर समाज का काम करता रहा। ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी 82-83 साल की उम्र होगी और वो सरकारी नौकर होंगे, और कम से कम जो सरकारी नौकर होगा वो 30-35 हजार रुपए से लेकर के 60-70 हजार रुपए पेंशन ले रहा होगा और अपने घर में आराम से पड़ा होगा, मौज ले रहा होगा। उसे जरूरत नहीं समाज के चिंतन की, उसे जरूरत नहीं बाबा साहब के कारनामों को आगे बढ़ाने की, लेकिन वो मौज ले रहा होगा। लेकिन बाबू मूलचंद जी कमाल के जीवन के आदमी थे। उनकी पत्रिका का अंक, अभी अंबेडकर जयंती का अंक भी मेरे पास आया और बुद्ध जयंती का अंक भी मेरे पास आया। यानी वो इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु पर्यंत अपने सारे जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो समाज के लिए समर्पित रहे और जो उनकी मूक वक्ता मैगजीन थी उसके लिए वो निकालते रहे। मैं समझ नहीं सकूंगा कितने लोग जानते हैं मूक वक्ता जो बाबूजी पत्रिका निकालते थे। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो पत्रिका पढ़ी होगी और कितने लोगों ने वो खरीदी होगी। माफ करेंगे, मैंने बाबूजी के संपादक जो वो संपादकीय लिखते थे, मतलब उनका संपादकीय कमाल का होता था। उन्होंने अपने संपादकीय में बिल्कुल कोई चाटुकारिता नहीं की और निर्भीक होकर के अपने विचार रखे। मैंने उनके संपादकियों का संकलन भी किया है, जो अच्छे उनके संपादकीय थे, मैंने उनका संकलन भी किया है। और वो जब आप उनके संपादकीय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितने निर्भीक पत्रकार थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम जो पुराने लोग हैं और जो जमीनी काम करते हैं और जिन लोगों ने बाबा साहेब के मिशन को इस अपने जीवन में इस संकल्प के साथ उतारा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को चलाता रहूंगा। ऐसे समर्पित लोगों में बाबू मूलचंद जी का नाम इतिहास में याद किया जाएगा। साथियों, वाम सेव का एक कोटेशन है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं, बहुजन समाज के अज्ञान पर टिकी हुई है। मैं समझता हूँ आज की उपस्थिति को देख करके मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अभी हमारे अंदर जो अज्ञानता है, अभी हमारे अंदर जो जिस प्रकार की हम लोगों की सोच है, उस सोच को अगर हम देखते हैं तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जिसने सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया, हम श्रद्धांजलि सभा में आकर के उनको पुष्पांजलि भी अर्पित नहीं कर सकते। क्या हम आज की तारीख में इतने मतलबी हो गए हैं? खैर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन पत्रिका से अवगत कराया और बाबूजी की जो लेखन टेक्निक थी, जो बाबूजी की लिखने की तकनीक थी, वो इतनी विशाल और इतनी ज़बरदस्त थी कि वो रुकती ही नहीं थी। उन्होंने मूक वक्ता से पहले और भी कई उनमें पत्रों में काम किया है और भी कई काम किए हैं, लेकिन बाबूजी की जो पत्रिका में जो सामग्री आती है लिखी हुई,
वो एक अलग ही अपना स्थान लिए हुए है। और ऐसा संपादक हमें लगता है कि शायद इतना जुझारू संपादक हमें मिलना मुश्किल है। अभी जो सर बता रहे थे कि बाबू जी को जिंदा रखने के लिए या बाबू जी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हम सबको पत्रिका लेते हैं। हमें पत्रिका तो लेनी है ही है, लेकिन हम जहाँ भी अपने कोई भी प्रोग्राम लगाते हैं, जो भी समाज से संबंधित प्रोग्राम लगते हैं, बाबा साहिब की विचारधारा से संबंधित लगते हैं, काशीराम जी से संबंधित लगते हैं, या किसी भी कार्य के लिए हम प्रोग्राम लगाते हैं, तो वहाँ बाबू जी का भी नाम जैसे अन्य महान पुरुषों में दिया जाता है। मुझे आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है और मैं सिद्ध गोपाल सागर जी को आश्वस्त करता हूँ कि सभी प्रोग्रामों में या सभी जगह हमारे सभी कर्मठ साथी बाबू जी का नाम भी काशीराम जी की तरह, बाबा साहिब की तरह, फूले अम्बेडकर जी की तरह बराबर लेते रहेंगे, याद करते रहेंगे, जिससे कि बाबा साहिब बाबू जी बाम से रत्न बाबू जी मूलचंद जी पुनर्जीवित होंगे। यही पुनर्जीवित का एक रास्ता है। दोबारा जो जन्म होता है वो कोई जन्म नहीं होता, वो यही जन्म है जो इस तरह हम सब लोग याद करते हैं, वही पुनर्जन्म कहलाता है। इसी के साथ साथ अर्थ लिए हुए रहता था। बहुत कम शब्दों में वो बात करते थे, लेकिन जितने कम शब्द होते थे वो उतने ही गंभीर शब्द होते थे। ये उनकी वक्तव्य देने की एक शैली थी जिससे मैं बड़ा प्रभावित था। कभी मैंने मंच से उनको ऊंची आवाज़ में बात करते हुए ही नहीं देखा। और ऐसा ही उस समय से लेके अब तक मूक वक्ता पत्रिका के मुख्य संपादक के तौर पर उनका एक लेख जो छपता था पहले ही 1 या 2 पेज में, मूक वक्ता जैसे पहुंची रही, मेरा तो अपना ये रहता था सबसे पहले उसका संपादकीय लेख पढ़ा जाए, कि मूक वक्ता के 32 पेज का सार उस संपादकीय लेख में मिलता था। आज भी जिन जिन लोगों के पास मूक वक्ता जारी है या पुरानी भी है, उसको पढ़कर देखिए। एक कोई भी विषय पर जब वो लिखते थे तो ये मतलब इतनी उनके लेखन में इतनी धार होती थी, इतनी तेज होती थी कि वो सीधे तौर पर निशाना साधते थे। उनकी कभी भी कोई घुमाव फिराव वाली आदत उसमें मैं लेखन में मैंने नहीं देखी। और जितने भी लेख देखेंगे तो सिर्फ लेखों का सार जो दिखाई देता था, उनका दिखाई देता था ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध। पूरे जितना भी उन्होंने लेख लिखे होंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी खुद ही बता के गए हैं कि इस देश में जो भी समस्याएं हैं उसका सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। जब तक इस देश से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर उसको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक ये समस्या नए नित रूप में आपको दिखाई देती रहेगी। बहुत लोग कहते हैं कि अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन परिवर्तन इतना ही हुआ है जो आज से 50 साल पहले समस्या जिस रूप में थी, अब वो उस रूप में नहीं दिखाई देती है। अब उनके रूप बदल गए हैं, उनके परिवेश बदल गए हैं, उनके व्यवहार बदल गए हैं, लेकिन समस्या अब भी जड़वत वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज भी है। इसके अलावा मान्यवर मूलचंद जी बामसेन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त रहे, सेवा काल से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद इंसाफ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अनवरत तक काम किया उन्होंने। निर्वाण तक जो है उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किया और मूक वक्ता में मुख्य संपादक के तौर पर वही मुद्रक थे, मालिक भी थे, वही सब कुछ। मूक वक्ता जो छपी उन्हीं के कारण जो है छपती रही है। एक और उनकी कार्यशैली थी, हम जब व्यक्तिगत रूप से भी मिलते थे तब भी वो बहुत सहज और सरल रूप से और गंभीरता से बात करते थे, और वो हमेशा यही कहा करते थे। अभी कुछ देर पहले भी शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद जी बात करके गए हैं उसके बारे में, यूनिफिकेशन के बारे में। वो बस एक ही बात से बड़े दुखी और विचलित रहते थे कि इस देश में अम्बेडकराइस्ट मूवमेंट के बहुत लाखों संगठन खड़े हैं,
वो चाहते थे कि संगठन भले ही कितने हों, लेकिन उनके वैचारिक तौर पर वो एक रूपता उनकी नज़र आनी चाहिए, सैद्धांतिक रूप से वो एक नज़र आने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में भरसक प्रयास किया। आज भी उनको आदरांजलि देना सार्थक होगा कि यदि हम ये आज शपथ ले प्रण ले कि आने वाले समय में जितने भी संगठन कोऑर्डिनेशन पर रखना, कम से कम कोऑर्डिनेशन तो रख ही सकते हैं, कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन रखना, एक दूसरे के कार्यक्रम में आना जाना, मेल मिलाप करना, तभी जो है एकरूपता आ पाएगी। और इसके साथ जहाँ तक अभी इन भविष्य की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले, एक 13-14 साल पहले की बात होगी या 15 साल पहले की, मूक वक्ता के एक अंक में अपने संपादकीय लेख में लिखा था उन्होंने, और उसका ऊपर टॉप कवर पे भी था कि अम्बेडकराइस्ट मिशन का यू टर्न। तो उस समय हम पढ़ के बड़ा अजीब सा लगता था कि बाबूजी ने क्या लिख दिया, लेकिन जब उसकी परिणति देखी 5-7 साल 10 साल के बाद, आज जब देख रहे हैं तो वो बात उनकी आज से 15 साल पहले लिखी गई बात वो सच साबित हुई। मुल्चंद जी के चरणों में सदा का सुमन अर्पित करता हूँ। अभी तमाम साथियों ने अपनी अपनी बात कहा। जब बाबूजी के बारे में पता चला तो जितना गरीब में मैं वहाँ रहा उनके साथ, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग उनके साथ रहे होंगे। मैं वजीरपुर में था और बाबूजी की वजह से ही हम लोग तैयार हुए, हम लोगों को जानकारी हुई, वरना हम कम पढ़े लिखे लोग किसी बात को जानकारी थी ही नहीं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती थी। बाबू मूलचंद जी अपने खर्चा से हम लोगों को एक बस भेजते थे और कहते थे बस में बैठो और पार्लियामेंट में जाओ। बस में बैठ के हम लोग पार्लियामेंट में जाते थे। 3-4 साल बस बाबूजी ने भेजा। उसके बाद मेरी समिति में हिम्मत पड़ी, साहस बनी। आज उनकी प्रेरणा से 7 टेम्पू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 14 अप्रैल को मैं ले जाता हूं। अभी चर्चा हो रही थी कि बाबूजी के बारे में मैंने सुना था कि बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटा पढ़ते लिखते थे, लेकिन बाबू मूलचंद जी को मैंने देखा कि 18 20 घंटा वास्तव में वो पढ़ते थे, लिखते थे, चर्चा करते थे। माता जी बैठी हैं, बाबूजी से ज़्यादा बामसेफ वालों ने तो बाबूजी को मान सम्मान दे दिया, रतन दे दिया। ये रतन तो सबसे पहले माता जी को मिलना चाहिए था। माता जी को इसलिए मिलना चाहिए था कि अगर माता जी बाबूजी का साथ न देती, उनके परिवार, उनके बच्चे बाबूजी का साथ न देते, उनके रास्ते में किसी प्रकार का जो है कि अवरोध नहीं उन्होंने पैदा किया, ये सब उनके परिवार की देन है, जो बाबूजी पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में चमके हैं। जब कोई थाना कोर्ट कचहरी की बात आती थी तो आप नोट करें, टेप कर लें, लिख लें। बाबूजी के पास जब हम लोग जाते थे, मैं तो बहुत लहगर था, आज भी मैं बहुत लहगर हूँ, मैं बहुत तेज तरार हूँ बाबूजी की वजह से। बाबूजी कमिश्नर साहब को एक टेलीफोन करते थे तो डीसीपी भाग करके गाड़ी लेके हमारे पास आता था। एक बार थाने का घेराव हुआ, हमने इंसाफ के लेटर पर घेराव किया, बामसेफ की पूरी टीम थी, डीएसपी को हमने सैकड़ों गाली दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारा जुलूस शोभा यात्रा तो बाद में गया पथाने पर, बाबूजी टाई लगा के अपने बामसेफ के साथियों के साथ वहाँ गेट पर मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ बाबूजी गए नहीं दुनिया से। कौन कहता है बाबूजी का परिनिर्वाण हुआ है? बाबूजी तो एक छाप छोड़ के गए हैं, आपके मस्तिष्क में है, आपके दिमाग में है, आपके जबान में है, आपकी कलम में है, आपके परिवार में है, बामसेफ में है, इंसाफ में है, मूक वक्ता में है। अभी मूक वक्ता की चर्चा हो रही थी, अच्छे लोग अपनी बात कह रहे थे, शायद उनको तकलीफ हो, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मैगजीन निकले, बड़ी तेजी से निकले, लेकिन आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन मूक वक्ता मैगजीन, राहुल जी बैठे हैं साथ में, मूक वक्ता मैगजीन जब से शुरू हुई वो दिखाई भी पड़ रही है, चल भी रही है, डोल भी रही है और आपकी बात कर भी रही है। अभी बाबूजी के ही वजह से मैं क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होता हूँ, हर प्रोग्राम बामसेफ के प्रोग्राम में जाता हूँ। बामसेफ का मैं मेंबर नहीं हूँ, बामसेफ का मैं सदस्य नहीं हूँ, मैं सरकारी नौकरी करता
नहीं हूँ, सरकारी नौकरी मैंने नहीं किया, लेकिन बाम सेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में अरविंद कुमार गौतम ये दाढ़ी बाबा का भाषण जरूर हुआ। ये बाबूजी की देन है, बाम सेब के टीम की देन है। आज भी पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ आंदोलन चलता है। अभी रितु सिंह जी धरना में बैठी हैं, मैं 5 बार गया, 4 बार मेरा भाषण हुआ, यूट्यूब पर आया और बाकायदे वो सब मोबाइलों में आया। मुझे लोगों ने बताया कि भाई आपका लेक्चर वहाँ हो रहा है, बाम सेब के नाम से, इंसाफ के नाम से आप तेजी से वहाँ कर रहे हैं। 6 तारीख को मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिखा ही नहीं, मैं कम पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, लेकिन तेज तरार हूँ, ये जान लीजिए। मेरा एक पैर रेल में होता है, दूसरा पैर जेल में होता है, मैं परवाह नहीं करता। मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा और जा कर के दिया चिट्ठी, और दे के कहा कि जो मैडम प्रिंसिपल है 35 बच्चों का दस्तखत करवाती है, जाली दस्तखत करवाती है। जो बच्चे हंसराज कॉलेज में पढ़ते ही नहीं हैं वो बच्चे दस्तखत जाली करते हैं, और रितु सिंह को प्रिंसिपल जो है बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो लोगों ने कहा कि रितु सिंह को कॉलेज से निकाल दिया गया। मैंने कहा रितु सिंह को कॉलेज से नहीं निकाला गया, क्रांति करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए उनको जंग मैदान में भेजा गया। उनको तो फूलन देवी बनना चाहिए, उनको सावित्रीबाई फूले बनना चाहिए, उनको तो जो है कि माता सावित्रीबाई बनना चाहिए, उनको तो जंग लड़ना चाहिए, उनको तो झलकारी बाई बनना चाहिए, देश में आके समाज का काम करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। बाम सेब इंसाफ के तरफ से भी, मुख्य वक्ता की तरफ से हम सबका पूरा समर्थन रहा है, और 4-5 बार धरने में मैं जा चुका हूँ। ये सब कला हमने कहाँ सीखा, ये सब की जानकारी कहाँ हुई? बाबू मूलचंद जी हमेशा दिमाग, हम लोगों की तरफ उनका दिमाग हमेशा रहता था। मैं एक बात बताना भूल रहा हूँ कि बाबूजी की चाय आती थी, हम लोग मिलने जाते थे, हमारी भी चाय आती थी, चाय माता जी बना के देती थी, बहुएं चाय बना के देती, बेटियां चाय बना के लाती थी। बाबूजी लिखते पढ़ते थे, चाय ठंडी हो जाती थी, चाय ठंडी हो जाती थी, हम लोग 2-2 बार पी लेते थे। अब बाबूजी की एक चाय ठंडी हो जाती थी, लेकिन उनकी कलम, क्या उनको नमन कर रहा हूँ, उनकी कलम, उनकी रोशनी, उनका तेज, उनका विचार, उनका हौसला कभी रुका नहीं। चाय ठंडी हो जाए, खाना ठंडा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कलम उनकी रुकती नहीं थी। उनकी कलम तेज तरह से चलती रही है। उन्हीं से हम तमाम लोगों ने सीखा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, काशीराम जी का गुप्त मीटिंग होती थी, गुप्त मीटिंग जिसको कोई नहीं जानता, बाम सेब के साथ होती जब मीटिंग है, तो मैं क्यों जानता हूँ? चाय लेके मैं जाता था उनके बंगले पर, कोठी पर, 3री मंजिल के बाबूजी के कोठी पर चाय लेके मैं जाता था, समोसा लेके मैं जाता था, खाने की पैकेट मैं बताता था कि खाना तैयार हो गया, कान में कोई चीज़ घट जाती थी मैं लाता था। इसलिए बाम सेब के बारे में, साहब के बारे में, बाबूजी के बारे में मैं समझता हूँ, विश्व का विद्वान बाबूजी के बारे में चर्चा करे तो मैं समझता हूँ सूरज को रोशनी दिखाने की केवल बात करता है। बाबूजी आदमी हैं, रहेंगे भी, भविष्य में रहेंगे। ऐ बाम सेब के साथियों, ऐ इंसाफ के साथियों, उनकी प्रेरणा आपको मिली है, आपके बच्चों को मिली है, आपके पोता पोती को भी मिलेगी। और जब तक बाम सेब इंसाफ रहेगा, बराबर चलेगा देश में, संविधान में कोई माई का लाल, संविधान को बदलने वाला कोई माई का लाल नहीं होगा। क्योंकि बाबूजी का नारा था, क्या नारा था? कि जो संविधान को छेड़ेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो संविधान को छेड़ेगा मिट्टी में मिल जाएगा। यह नारा मैं पूरे देश में लगाता हूँ। केवल एक नारा में हमारी गड़बड़ी होती है। अभी रितु सिंह का जब धरना था तो नारा लग रहा था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैंने कहा भैया, आरएसएस वालों में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बहुत हैं, वो टकना चूर को भी ठीक ठाक करके चालू कर देंगे। इसलिए इस नारे के बदले आपको नारा लगाना है क्या? मैंने परिवर्तन किया कि जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, लौट के फिर नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाबूजी को सदा का सुमन अर्पित करते हुए आज मैं
थोड़ा सा वक्त लूँगा, क्योंकि बाबूजी के बारे में बहुत सारा कुछ बताया, लेकर मेरा सानिध्य है उनके साथ बहुत लंबे वक्त तक रहा और बहुत गहरे से रहा, बहुत नज़दीक में मैं रहा। इसलिए थोड़ी सी चंद यादें, जो मुख्य यादें हैं, वो शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आदरांजलि सभा का मतलब यही है कि उनके जो मुख्य कार्य हैं, जो ऐसे कार्य जो प्रेरक थे समाज के लिए, हमारे लिए, उनको हम याद करें और ऐसे संस्मरणों को अपने साथ लेकर जाएं, उनसे कुछ प्रेरणा लेकर। क्योंकि ये जो आदरांजलि सभा होती है, जिसे आज श्रद्धांजलि सभा का नाम दिया, लेकिन हम आदरांजलि देते हैं, उस वो कल्चर से है, वो थोड़ा हमको नहीं सूट करता है। तो एनीवे, जो ये सभा हमने आयोजित की है, तो यहाँ पर ये किसी व्यक्ति के भौतिक रूप से इस दुनिया से चले जाने के बाद ऐसी सभाएं हम आयोजित करते हैं और उनमें इन संस्मरणों को याद करके, उनसे कुछ प्रेरणा लेकर आगे के लिए कोई ऐसा अपने अंदर प्रेरणा जागृत करते हैं, ऐसा कुछ समझ कर जाते हैं कि जो कार्य वो ऐसा कोई महान व्यक्तित्व कर रहा था, उन कार्यों की पूर्ति करें, उन उद्देश्यों पर आगे चलें। ऐसी प्रेरणा लेने के लिए ये सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो वो कहाँ से मिलता है कि जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनके कर्तव्यों, उन्होंने जो चीज़ें, जो ड्यूटीज़ डिस्चार्ज की, जो समाज के प्रति, देश के प्रति जो काम किए, समाज में जागृति करने के लिए जो काम किए, जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो समाज जो चलता है या जो देश चलता है, एक जो मुख्य रूप से कहते हैं कि देश को चलाने के लिए ऐसी जो शख्सियतें होती हैं, जिसमें ऐसी शख्सियतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो 4 क्षेत्र होते हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसमें मूल इसको जो बल देने वाला होता है वो मीडिया होता है। आज अगर मैं याद करूं तो बाबूजी, उनसे कोई क्षेत्र अछूता नहीं था। 3 फील्ड्स में उन्होंने सीधे सीधे काम किया और जो चौथा फील्ड है, जो 3 क्षेत्र हैं, वो जो सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और जो एजुकेशनल है, संघर्षात्मक, एक जो फील्ड जो बचता है जो राजनीति का है, बाबूजी ने राजनीति के क्षेत्र में सीधे काम नहीं किया। वो इसको नकारते रहे, वो इसके हामी नहीं थे, लेकिन जो काम किया वो वाला काम किया जो अपने लेखन के माध्यम से जो काम करते थे, जो दिशा देते थे, जो बोलने के माध्यम से, वो एक ऐसी दिशा थी जो राजनीति को भी प्रभावित करती थी, प्रभावित करती है। साथियों, आज बाबूजी की अगर मैं उन जिंदगी के मूल क्षणों को याद करूं, जब मैं उनके संपर्क में आया, जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो मैं बुलंदशहर से हूं और मैं इस वक्त इंसाफ में नेशनल सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहा हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मेरा कोट नमन। बड़ी है, चलो मेरा उनको बंदामी और सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अभी बहुत सारे भाइयों ने बाबूजी मूलचंद के जीवन पर प्रकाश डाला और हमने भी गौर से सुना कि उन्होंने अपना जीवन एक संगठन के लिए समर्पित कर दिया। तो आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मैं उनको आपकी तरफ से, अपनी तरफ से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि उनके जो कार्य किए हैं उन्होंने, उनके ऊपर हम चलने की कोशिश करेंगे। मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूं
हमारे दो वक्ताओं ने बोला यहाँ, बहुत अच्छा बोला। बाबा साहब को हम पढ़ते हैं तो पूरा क्यों नहीं पढ़ते, अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? यहाँ स्टेज पे आकर के बाबा साहब ने कहा, मिस्टर गांधी, मैं हिंदू जन्म में जन्मा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मगर याद रखो मरूंगा नहीं। तो जब बाबा साहब की पढ़ते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जय हिंद क्यों बोलते हैं स्टेज पे आके? आप इतना तो समझिए कि बाबा साहब तो उनके जितना हिंदुओं ने सताया बाबा साहब को, जितना सबने पढ़ा है, कितना सताया। अरे तो बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म छोड़ करके 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा क्यों नहीं करी? और अब जय भारत और जय भीम, जय हिंद कहते हैं। आप सोचिए, मेरा रिक्वेस्ट है ये, ऐसी बात को मत कहिए। तो बाबा साहब, बाबूजी भी, हर आदमी पहले नया होता है, बाबूजी भी नए थे। हमारे वक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि वो बाबा साहब के में और काशीराम के बारे में नहीं जानते थे। हर आदमी पहले से नहीं जानता। मैं भी 50 साल पहले नहीं जानता था। 50 साल पहले मैंने बाबा साहब को पढ़ा, उनके बताए हुए मार्ग पर बौद्ध धर्म अख्तियार किया, और मेरा पूरा परिवार, 100 आदमी है मेरे पूरे परिवार में, सब जय भीम नवोदया करते हैं और हिंदू संस्कारों को जरा सा भी नहीं मानते। यदि हिंदू संस्कारों को हम मानते रहेंगे तो क्या फायदा है संगठन करने से? क्या लाभ है? यदि हम उन्हीं की अंधविश्वासों में पड़े रहेंगे और हम पाखंडी बने रहेंगे तो बाबा साहब को तो हम गाली दे रहे हैं। बाबा साहब को मान रहे हैं? बाबा साहब को मानते हो तो उनके बताए हुए मार्ग पे भी चलिए। उनका जीवन आपने पढ़ लिया मगर चलते नहीं हो उस पर, ये चलते हो गए तो कल्याण हो जाएगा। बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता अपनाया, जरा चल के तो देखो, एक सिटी में पैर रख के तो देखो, रखते तो हो नहीं। बहुत सारे तो है ना, बुद्धू हैं, और जय भीम नहीं मानते, जय भीम मट्टा है। और बाबा साहब को पढ़ा नहीं, एक शब्द बुद्ध की गाथा सुनी नहीं, गालियाँ देने लगे हमारे समाज के आदमी। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो इस प्रकार के आदमी हैं उनको थोड़ा ज्ञान दीजिए, समझाइए कि ये एक समाज का, ये बाबा साहब का है, ये भगवान बुद्ध का स्टेज है, जो जिनकी वजह से हम आज बोल रहे हैं। हमें तो बैठने भी नहीं दिया जाता था, बोलने की तो बात ही अलग रही है, और फिर खड़े हो गए यहाँ जय हिंद करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इसी के साथ जय भीम नवोदय। सागर तथागत गौतम भगवान बुद्ध, मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी को मेरा जय भीम नवोदय। साथियों, मुझे ज़्यादा तो बाबूजी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत कम है, मैंने सेमिनार भी अटेंड नहीं करी है, मीटिंग अटेंड नहीं करी है बाबूजी की, मुझे इमाम साहब से काफ़ी पीछे रहा हूँ। बाकी इतना है कि जितना भी हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए काम किया है, चाहे डायरेक्ट किया हो या इनडायरेक्ट किया हो, या साइड से किया हो या सामने से किया हो, मैं उन्हीं का सबका ऋणी हूँ, और हम उनके लिए श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। बाबूजी की सरंजा भी जहाँ भी हैं, बाबूजी जिस हाल में भी हैं, हम यही दुआ करेंगे, यही प्रेरणा करेंगे कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, अच्छे रहें, और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना के रखें। उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रहें और उनके मार्गदर्शन के साथ में हम काम करेंगे तो शायद हमारा भी आगे कल्याण होगा। इनके शब्दों के साथ सभी को जय भीम होता है।